हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th के बी हाइव के चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक को। आज के इस वीडियो में हमें इस चैप्टर का पार्ट 2 कवर करना है, दैट इज द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इंडिया के बहुत बड़े शहनाई वादक रहे हैं। उन्होंने शहनाई में ऐसे ऐसे राग कंपोज किए हैं जो पहले कभी सोचे भी नहीं गए थे, और उनको भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया था इंडिया की सरकार की तरफ से। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं हमारा पार्ट 2। Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Emperor औरंगजेब जो राजा था, सम्राट था, उसने पुंगी नाम का इंस्ट्रूमेंट होता था, रीडिड इंस्ट्रूमेंट होता है ये। रीडिड का मतलब जिसके पीछे इस तरह की लंबी छड़ होती है और इसमें होल्स बने होते हैं, और हवा से इन होल्स को बंद करके, हाथों की उंगलियों से इन होल्स को बंद करके बजाया जाता है। तो इस तरह के यानी बांसुरी टाइप के इंस्ट्रूमेंट को उस वक्त पुंगी कहा जाता था। तो किंग औरंगजेब को पुंगी की आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए उन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी के बजाने को बैन करवा दिया रॉयल रेजिडेंस में, अपने राज दरबार में, क्योंकि इसकी साउंड काफ़ी पैनी और अनप्लेजेंट लगती थी उनको। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडिड नॉइज मेकर्स। रीडिड का मतलब क्या होता है? रीडिड इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? रीडिड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट्स, जिनमें हवा की हेल्प से जो बजाए जाते हैं, जैसे शहनाई, जैसे बांसुरी। ये रीडिड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, और उनको उंगलियों से बंद करके या खोल के नए नए सुर और तान लगाए जाते हैं। तो रीडिड नॉइज मेकर्स कहा जाने लगा उनको। यानी ये जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, रीडिड इंस्ट्रूमेंट्स, ये औरंगजेब की पुंगी बैन के बाद काफ़ी बदनाम हो गए थे। काफ़ी कम लोगों ने सोचा था कि एक दिन इन रीडिड इंस्ट्रूमेंट्स की जो लोकप्रियता है वो दोबारा से लौट आएगी, लोग फिर से इनको पसंद करने लगेंगे। अब बाबर of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tone quality of pungi. एक नाई था, बार्बर था, वैसे तो वो नाई जाति से बिलोंग करता था, लेकिन उसके घर में प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे, यानी वो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की फैमिली से था, और रॉयल पैलेस में उसका आना जाना भी था, किंग के दरबार में उसका आना जाना भी था। तो उसने कुछ इंप्रूवमेंट किए, पुंगी इंस्ट्रूमेंट में कुछ इंप्रूवमेंट किए उसने, और उसने अपने मन में ठान लिया कि मैं जो बदनामी पुंगी की हुई है उसको ठीक करके रहूंगा और उसकी म्यूजिक की क्वालिटी को इंप्रूव करके रहूंगा। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. उसने एक पाइप चूज की जो कि एक नेचुरल होलो स्टेम जैसे बांस होता है ना, बांस जो होता है वो अंदर से खाली होता है, तो इस तरह का एक खाली जो है स्टेम लिया उसने, जो काफ़ी लंबा था और चौड़ा था पुंगी के मुकाबले, और उसने उसके अंदर 7 होल्स कर दिए उस पाइप के अंदर। और जब उसने बजाया, उन होल्स के ऊपर उंगलियां रख के, कुछ होल्स को वो बंद कर देता उंगलियां रख के, कुछ को वो खोल देता, तो सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड, काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी मेलोडियस का मतलब होता है मीठी आवाज़ें निकल रही थी। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. उसने रॉयल्टी का मतलब जो राजसी लोग हैं, राज दरबार में राजा वगैरह हैं, उनके सामने बजाया और सबको काफ़ी अच्छा लगा। ये इंस्ट्रूमेंट पुंगी से इतना अलग था कि इसको एक नया नाम दिया जाना जरूरी था, जैसा कि कहानी में कहा जाता है, क्योंकि पहली बार इस इंस्ट्रूमेंट को शाह के चैम्बर, राजा के चैम्बर में बजाया गया था, और नाई ने इसको बजाया था, बार्बर ने इसको बजाया था, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई रख दिया गया। शाह और नाई के ऊपर इसका नाम शहनाई रख दिया गया। द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। जल्द ही शहनाई की आवाज़ को पवित्र माना जाने लगा, मंदिरों वगैरह में रिलीजियस ओकेजन्स पे इनको पसंद किया जाने लगा, बजाया जाने लगा। जैसे आज भी शादी ब्याह में शहनाई बजाना काफ़ी सही माना जाता है, और शहनाई बजवाई जाती है आज भी विवाह शादियों में। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स। आज भी मंदिरों में, बहुत मंदिरों में शहनाई बजाई जाती है, एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और नॉर्थ इंडियन वेडिंग का एक बहुत अहम हिस्सा है शहनाई। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल एनसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। पुराने समय में, पास्ट में, शहनाई नौबत का हिस्सा होती थी। नौबत क्या होती है स्टूडेंट्स? नौबत यहाँ पे यूज किया गया है 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के एक ग्रुप को कहा गया है, ठीक है, जो रॉयल कोर्ट में बजाए जाते थे, रखे जाते थे, जिनको पवित्र माना जाता था। तो उनमें से एक, यानी एक नौबत का एक हिस्सा थी। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि शहनाई को सिर्फ मंदिरों में और शादियों में ही बजाया जाता था। इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट का दर्जा दिलाने का श्रेय जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। उन्होंने शहनाई को इतना पॉपुलर बनाया कि ये एक
सिर्फ रिलीजियस इंस्ट्रूमेंट ना रह के, सिर्फ वेडिंग्स में बजाए जाने वाला इंस्ट्रूमेंट ना रह के, उससे काफ़ी आगे बढ़ के इसको उन्होंने पॉपुलर करवाया। जब वो 5 साल के थे तो बिस्मिल्लाह खां गिल्ली डंडा खेला करते थे एक तालाब के पास, डुमरांव बिहार में। डुमरांव बिहार के एक पुराने एस्टेट में, एक पुरानी जगह पे वो गिल्ली डंडा खेला करते थे। वो पास के बिहारी जी टेम्पल में जाते थे भोजपुरी चैता गाने के लिए, चैत गाने के लिए, भजन टाइप में गाने के लिए वो जाते थे बिहारी जी टेम्पल। और वो चैत गाने के बाद उनको 1.25 किलो का एक लड्डू मिलता था। वहाँ का लोकल महाराजा अवार्ड के तौर पे बिस्मिल्लाह खां को वो 1.25 किलो का लड्डू दिया करते थे। ये 80 साल पहले की बात है। और अब उस छोटे लड़के ने इतना सब कुछ अचीव कर लिया है कि उसको भारत रत्न से नवाजा गया, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इंडिया के आम नागरिक को मिलने वाला सबसे बड़ा अवार्ड उसको मिला। यानी पहले कभी जो लड़का 1.25 किलो लड्डू के लालच में मंदिर में जाके चैत गाया करता था, आज वो लड़का इतना फेमस हो चुका है, इतना आगे बढ़ चुका है, इतनी फेम पा चुका है कि उसको भारत रत्न दिया गया। 21 मार्च 1960 को जन्मे बिस्मिल्लाह खां एक म्यूजिशियंस की फैमिली से बिलोंग करते थे और वो बिहार से बिलोंग करते थे। और उनकी फैमिली में कई वेल नोन म्यूजिशियंस हुए हैं। उनके दादाजी रसूल बख्श खां एक शहनाई नवाज थे। शहनाई नवाज का मतलब शहनाई बजाने वाले थे भोजपुर के राजा के दरबार में। उनके पापा पैगंबर बख्श और उनके पैटर्नल एंसेस्टर्स, पैटर्नल यानी पापा की तरफ के पूर्वज, ये जैसे पापा, दादा, परदादा, सरदादा, उनके पैटर्नल एंसेस्टर्स को बहुत बढ़िया शहनाई प्लेयर्स माना जाता था। यानी शहनाई बजाने के मामले में ये परिवार से ही जो है काफ़ी समृद्ध थे, काफ़ी फेमस थे। जो छोटा लड़का था, छोटा लड़का किसको कहा गया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। उसने जल्दी ही म्यूज़िक को अडॉप्ट कर लिया अर्ली लाइफ में। 3 साल की उम्र में उनकी मदर उसको उसके मामा के यहाँ लेके गई बनारस में। बनारस में उसके मामा जी रहते थे, जिसको आज वाराणसी कहा जाता है, वहाँ लेके गई। बिस्मिल्लाह खां अपने अंकल, अपने मामा जी, जो उसके मामा जी वहाँ होते थे, उनको शहनाई प्रैक्टिस करते देख काफ़ी फैसिनेटेड हो जाते थे, यानी अट्रैक्ट होते थे शहनाई की तरफ। जल्दी ही बिस्मिल्लाह ने अपने अंकल अली बख्श के साथ विष्णु टेम्पल में जाना शुरू कर दिया। बनारस के विष्णु टेम्पल में जाना शुरू कर दिया, जहां अली बख्श को रखा गया था शहनाई बजाने के लिए। यानी विष्णु टेम्पल में बिस्मिल्लाह खां के मामा जी अली बख्श शहनाई बजाने का काम किया करते थे और जल्द ही बिस्मिल्लाह खां भी उनके साथ जाने लगा। अली बख्श शहनाई बजाते और बिस्मिल्लाह खां घंटों तक उनकी आवाज़ सुनता रहता, शहनाई की आवाज़ सुनता रहता, कैप्टिवेटेड होके, मंत्रमुग्ध होके। ठीक है। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। जल्दी ही उसको सिखाया जाने लगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को शहनाई बजाना सिखाया जाने लगा। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और वो पूरे दिन बैठ के शहनाई बजाने की प्रैक्टिस करते। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगल मैया एंड द बैंक्स ऑफ गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिसेस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही वुड प्रैक्टिस इन सोलिट्यूड। अब देखिए यहाँ पे इसने क्या कहा है, आने वाले कई सालों तक बालाजी मंदिर, मंगला मैया का मंदिर, गंगा नदी का किनारा, ये उस यंग अप्रेंटिस क्यों कहा गया यहाँ पे? क्योंकि वो भी बजाना सीख रहा है। अप्रेंटिस उसे कहा जाता है जिसकी पढ़ाई तो खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी वो प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस करके सीख रहा है। तो वो जो यंग अप्रेंटिस था वो गंगा नदी के किनारे, मंगला मैया के टेम्पल में और बालाजी टेम्पल में सोलिट्यूड यानी अकेला बैठ के शहनाई बजाने की प्रैक्टिस किया करता था। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज। जो गंगा का बहता हुआ पानी था वो उसको इम्प्रोवाइज करने की, इम्प्रोवाइज यानी जो उसको सिखाया गया है सिर्फ उस पर ना चल के नई तरह के टोन्स, नई तरह के राग को डेवलप करने के लिए मोटिवेट करते थे गंगा का पानी उसे। एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई। और उन्होंने ऐसे ऐसे राग कंपोज किए जो पहले शहनाई से दूर समझे जाते थे। ऐसा माना जाता था कि शहनाई पे वो नहीं बजाए जा सकते। 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, अपने उनके परफॉर्मेंस के बाद उस्ताद फैयज खान ने यंग लड़के की पीठ को थपथपाया, पैटेड का मतलब थपथपाया, और कहा मेहनत करो और तुम कर दिखाओगे, मेहनत करो और तुम कर दिखाओगे। ठीक है, यानी काफ़ी उनको जो है एनकरेज किया छोटे लड़के को, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई लखनऊ में 1938 में, और बिस्मिल्लाह खां को अपना जिंदगी का सबसे बड़ा ब्रेक मिला, सबसे बड़ा मौका मिला।
वो जल्दी ही अक्सर सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर बन गए ऑल इंडिया रेडियो पे। यानी ऑल इंडिया रेडियो पे वो चैनल पे बजाते थे शहनाई, और बहुत से लोग उनकी शहनाई को सुनते थे रेडियो के ज़रिए। 1938 में लंदन में ऑल इंडिया रेडियो की, लखनऊ में शुरुआत हुई थी ऑल इंडिया रेडियो की। जब इंडिया को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, बिस्मिल्लाह खां पहले इंडियन बने देश को ग्रीट करने वाले अपनी शहनाई से। यानी जो पहला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया गया था देश के आज़ाद होने के बाद लाल किले पे, वो बिस्मिल्लाह खां की शहनाई बजाई गई थी। ही पोर्ड हिज हर्ट आउट इनटू राग काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट की प्राचीर से उन्होंने राग काफ़ी बजाया अपनी शहनाई से। टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक ऐसी ऑडियंस के सामने जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी शहनाई के बाद ट्रीस्ट विद डेस्टिनी अपना फेमस स्पीच दिया। ये ट्रीस्ट विद डेस्टिनी स्पीच था जवाहरलाल नेहरू का फर्स्ट एड्रेस था देश को, फर्स्ट एड्रेस था देश को, जिसको ट्रीस्ट विद डेस्टिनी कहा जाता है। इंडिपेंडेंट इंडिया को फर्स्ट एड्रेस था ये उनका। बिस्मिल्लाह खां को ने बहुत सारी यादगार परफॉर्मेंसेस दी हैं, इंडिया में भी और अब्रोड भी, यानी विदेशों में भी। उनकी पहली विदेशी दौरा कौन सा था? वो अफगानिस्तान गए थे, जहां किंग जहीर शाह इस मैस्ट्रो का मतलब होता है जो जिसने मतलब बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया है, ठीक है, उसको मैस्ट्रो बोलते हैं। जैसे हम मास्टर बोल देते हैं ना, मास्टर बन गया है वो तो इस काम का, वो इस काम का जैसे बोलते हैं भाई बिल्कुल निपुण हो गया इस काम में। तो शहनाई मैस्ट्रो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई से जहीर शाह जो कि अफगानिस्तान के किंग थे वो बहुत खुश हुए, और उनको कीमती पर्शियन कारपेट और बहुत सारे सोवेनियर्स होते हैं यादगार के तौर पे जो गिफ्ट दिए जाते हैं, उनको सोवेनियर कहा जाता है। तो सोवेनियर दिए, बहुत सारे गिफ्ट्स दिए उन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। अफगानिस्तान के किंग अकेले नहीं थे जो बिस्मिल्लाह खां के म्यूज़िक से फैसिनेट हुए थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी इतने इंप्रेस हुए थे कि उन्होंने बिस्मिल्लाह की शहनाई एक फेस्टिवल में सुनी और उन्होंने अपनी फिल्म का नाम ही रख दिया गूंज उठी शहनाई। यानी बिस्मिल्लाह खां की शहनाई सुनने के बाद वो इतने मोटिवेट हुए, इतने बिस्मिल्लाह खां से इंप्रेस हुए कि उन्होंने अपनी मूवी का नाम ही गूंज उठी शहनाई रख दिया। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खां कॉम्पोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया। फिल्म काफ़ी हिट हुई, ये गूंज उठी शहनाई फिल्म काफ़ी हिट हुई, और बिस्मिल्लाह खां की एक जो सॉन्ग था इसमें दिल का खिलौना है टूट गया, वो नेशन वाइड चार्ट बस्टर, यानी उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। चार्ट बस्टर उसी को कहा जाता है जो अपने फील्ड में पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दे और दुनिया को, लोगों को बहुत पसंद आए। तो बहुत पसंद आया ये। इतनी बड़ी सफलता के बावजूद भी सेल्यूलॉइड वर्ल्ड का मतलब सिनेमैटिक वर्ल्ड में, सिनेमा की दुनिया में, फिल्म जगत में बिस्मिल्लाह खां ने सिर्फ 2 ही मूवीज़ में काम किया है, विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ा मूवी सनदी अपन्ना, इन 2 में ही काम किया है उन्होंने। ऐसा क्यों? आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। ये जो फिल्म वर्ल्ड की आर्टिफिशियलिटी है, यानी वो मतलब नेचुरल चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं, अपनी तरफ से शहनाई की ट्यून्स को चेंज करवाते हैं, और ग्लैमर जो है फिल्म वर्ल्ड का वो मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है, ऐसा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने कहा था। इसी वजह से इतनी सक्सेसफुल फर्स्ट सॉन्ग होने के बावजूद भी उन्होंने सिर्फ 2 ही मूवीज़ में काम किया। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। अब यहाँ पे इसका मतलब है थिक एंड फास्ट का मतलब बहुत जल्दी जल्दी आए, यानी बहुत सारे अवार्ड्स और बहुत सारी फेम, पहचान मिली उनको पूरी दुनिया में। बिस्मिल्लाह खां पहले इंडियन बने जिनको प्रेस्टिजियस का मतलब काफ़ी फेमस लिंकन सेंटर हॉल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में परफॉर्म करने का मौका मिला। पहले इंडियन म्यूजिशियन जिन्होंने लिंकन सेंटर हॉल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में परफॉर्म किया था वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे। उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन में पार्टिसिपेट किया जो कि मॉन्ट्रियल में हुई थी। उन्होंने कांस आर्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया। ओसाका ट्रेड गए कि वो तेहरान में एक ऑडिटोरियम ही उनके नाम पे रख दिया गया जिसका नाम था तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तेहरान में एक जो वो था ऑडिटोरियम था वो ही पूरा उनके नाम पे रख दिया गया, जबकि वो तेहरान से बिलोंग नहीं करते थे। फिर भी नेशनल अवार्ड जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण उनको दिए गए, यानी जितने भी बड़े बड़े इंडियन अवार्ड्स हैं, सिविलियन अवार्ड्स हैं, उनसे उनको नवाजा गया। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न भी दिया गया। विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस,
कोवेटेड यानी इतना सम्मानजनक अवार्ड अपनी चेस्ट के ऊपर लटका हुआ देख के, और अपनी उनकी आंखों में एक ऐसी हैप्पीनेस दिख रही थी जो काफ़ी रेयर थी। यानी आज से पहले उनको इतना खुश नहीं देखा गया था। जब भारत रत्न उनको रिसीव हुआ था तब वो जितना खुश थे। ठीक है, तो क्या हुआ उसके बाद, वो क्या कहते हैं अपने भारत रत्न मिलने के बाद, वो क्या कहते हैं, मैं कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए। हिंदुस्तान का सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन म्यूज़िक ही है, और अब तो वेस्ट यानी यूरोपियन कंट्रीज़ भी, अमेरिका भी हमारी म्यूज़िक को सीखना चाह रहे हैं, सीखना शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग अपने म्यूज़िक को ना भूल के अपने बच्चों को म्यूज़िक जरूर सिखाइए। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव। पूरी दुनिया की यात्रा कर चुके हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उनको खान साहब कहा जाता था प्यार से, लेकिन उनको बनारस और डुमराव आज भी बहुत ज़्यादा ही पसंद है। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। और दुनिया के सबसे वंडरफुल टाउन्स में डुमराव और बनारस ही हैं। डुमराव जहाँ वो रहते थे, बनारस जहाँ वो उनके मामा जी थे, जहाँ उन्होंने शहनाई वादन शुरू किया था। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन यूएसए। उनका एक स्टूडेंट उनको कहता है कि यूएसए में एक शहनाई स्कूल की आप हेड बन जाइए। एंड द स्टूडेंट प्रोमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। और उसके स्टूडेंट ने प्रॉमिस किया कि अगर आप कहें तो मैं बनारस जैसे टेम्पल्स का एक नमूना बना दूंगा यूएस में एक जगह पे, और आपको बनारस जैसा ही फील होगा। लेकिन खान साहब ने पूछा अपने उस स्टूडेंट से, क्या वो रिवर गंगा को भी यूएस में ट्रांसपोर्ट करवा ले आएंगे? ठीक है, वो टेम्पल्स का नमूना तो वहाँ पे बना लेंगे, कॉपी तो वहाँ पे बना लेंगे, लेकिन गंगा नदी कहाँ से लाएंगे? लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड, बाद में याद किया जाता, उन्होंने कहा था, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। वो कहते हैं कि जब भी मैं किसी विदेश में होता हूँ, मैं हमेशा अपने हिंदुस्तान को याद करता हूँ, होम सिक महसूस करता हूँ। और जब मैं मुंबई में होता हूँ, मैं बनारस के बारे में सोचता हूँ, पवित्र नदी गंगा के बारे में सोचता हूँ। और जब बनारस में होता हूँ तो मैं डुमराव के मठ को याद करता हूँ। ठीक है, डुमराव के उस मठ को याद करता हूँ जहाँ मैंने अपना बचपन गुजारा था। यानी मुझे दुनिया में डुमराव और बनारस से ज़्यादा प्यारा कुछ भी नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की ज़िंदगी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिसके ज़रिए उन्होंने रिच और कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया को बूस्ट किया। यानी इंडिया की जो विरासत है, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। एक मुस्लिम होने के बावजूद भी वो काशी विश्वनाथ टेम्पल में रोज शहनाई बजा सकते हैं। ऐसा उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि टैलेंट सब कुछ होता है, आपका रिलीजन वगैरह सब बाद में आता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 21 अगस्त 2006 को गुजर गए 90 साल की उम्र में। काफ़ी लंबे समय तक वो बीमार रहे। उनको स्टेट फ्यूनरल दिया गया, राज्य सरकार की तरफ से उनका जो है संस्कार किया गया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग का मतलब होता है शोक दिवस। जब कोई बहुत बड़ा लॉस होता है देश को तो उसको शोक दिवस कहा जाता है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के मरने पे देश ने एक दिन का शोक दिवस, दुख दिवस बनाया था। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका पार्ट 2 क्लास 9 बी हाइप बुक का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें ब्रिजवाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल को और दबा दें नोटिफिकेशन बेल आइकन को, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके डिवाइस तक। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको अपनी क्लास के बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स का कंटेंट देखने को मिलेगा, तो एक बार आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। थैंक